आपने एक चीज देखा ही होगा, खान सर की कोचिंग पर अटैक होता है जिसका आरोप लगता है रोशन आनंद सर के ऊपर, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन बाद में पता चलता है खान सर की कोचिंग पर जो फायरिंग हुई थी वो खुद खान सर ने करवाई है, जिसके बाद खान सर के ऊपर भी एफआईआर होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी घटना ये हो जाती है कि रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद खान सर रोशन आनंद सर के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद खान सर के इस वीडियो को लेकर रोशन आनंद सर का वीडियो सामने आता है। फैजल खान कितना शातिर है, आप इस बात को समझिए थोड़ा। 13 तारीख को हमारे भाई की हत्या हुई, उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, इमोशनल वीडियो बनाया, इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए इमोशनली वीडियो बनाया और उन्होंने ये दिखाया कि मैं रोशन आनंद के साथ हूँ। लेकिन जब 15 तारीख को कोर्ट में, न्यायालय में हमारे बेल की बहस की जा रही थी, उस दौरान उन्होंने अपना वकील की फौज भेजकर हमारे बेल का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट रूम से जो है आप ये पता कर सकते हैं किस प्रकार का शातिर है फैजल खान। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है कि खान सर और रोशन आनंद सर की जो कंट्रोवर्सी है वो पीक पर है और इस टाइम पर अगर उनके भाई के साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई है, उनकी हत्या की गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका शक खान सर के ऊपर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोशन आनंद सर के भाई की हत्या में खान सर का हाथ है। अब इसमें हो सकता है कि इन दोनों के कंट्रोवर्सी में किसी तीसरे आदमी ने ये सोचा हो कि अगर इस तरीके का कोई काम किया जाता है तो शक की सुई सीधे सीधे खान सर के ऊपर जाएगी। अब रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो भी कुछ हुआ ये पूरा का पूरा जांच का मामला है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इसमें किसका हाथ है और क्यों ऐसा। लेकिन जब से खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में कंट्रोवर्सी बढ़ी है, खान सर के खिलाफ कई सारी ऐसी वीडियो आई है जो उनके ऊपर सवाल खड़ा करती है। बिहार के ही रहने वाले एक शिक्षक हैं जिनका नाम है विपिन। उन्होंने आरोप लगाया खान सर अपनी कोचिंग में क्राउड खींचने के लिए, एडमिशन ज्यादा करने के लिए फेक सिलेक्शन को दिखाए हैं। इसके साथ ही साथ विपिन सर ने खान सर के ऊपर एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से हमने ये बताया है कि जो इन्होंने सिलेक्शन दिखाए हैं वो सारे फेक हैं, तब से वो सारी वीडियो इनके YouTube पर प्राइवेट कर दी गई है या फिर वहां से डिलीट कर दी गई है। देखिए आप लोग के बीच के हैं, ये अभी 67 बीपीएससी के और इधर अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना इन लोग का क्लास। जब इन लोग का क्लास चलता था तो ऊपर सा क्लास है यहाँ पे, अब ये नीचे लोग का बैठा। अब ये रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू में ना अभी इनका सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह सब इन्हीं लोग का है। अभी बिहार में जो है ना सर्वे, सब सर्वे इन्हीं लोग के बैच का है यहाँ पर। और ये लोग ईमानदारी से पढ़ाई। पर ये अंकित यादव जो है ना, ये फर्जी है, ये यारो है या नहीं है? ये डाटा एंट्री ऑपरेटर भी प्राइवेट वाला। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तो तुम एक काम करो, ये बीपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर अंकित कुमार आनंद खान सर के यूट्यूब चैनल पर है, जाओ केजीएस पर ना, जाओ इसको देखो। 30 सितंबर 2024 का ये वीडियो हो सकता है कि अब पता चल गया हो तो उसने डिलीट कर दिया हो। हालांकि विपिन सर की बातों में कितनी सत्ता है इसकी जांच करने के लिए आप खुद खान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके ये चेक कर सकते हैं क्या सच में वो वीडियो हटा दी गई है कि अभी भी वो वीडियो है। आप सब दृष्टि आईएएस के ऑनर विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते होंगे। उनकी भी कोचिंग के ऊपर आरोप लगा हुआ था। उन्होंने ऐसे बच्चों का सिलेक्शन अपने यहाँ से दिखाया जो उनके यहाँ से पढ़े ही नहीं थे, जिसके बाद शायद उनकी कोचिंग के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा, यानी कि फेक एडवर्टीजमेंट के लिए उनके इंस्टीट्यूट को पनिश किया गया था। खान सर को हम सब अक्सर सुनते रहते हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स हमारे सामने आती रहती हैं। कई बार हमारे सामने इस तरीके की भी वीडियो आई जब वो कहते हैं कि हमारी कोचिंग पर कई बार अटैक हो चुका है, बम से अटैक हुआ है। और ये बात वो ऐसे प्लेटफॉर्म से कहते हैं जहां से उनकी बात पूरे भारत तक पहुंचती है। वो जब कौन बनेगा करोड़पति पर जाते हैं तब भी कहते हैं, जब कपिल शर्मा के शो में जाते हैं तब भी कहते हैं, जब वो किसी मीडिया रूम में पहुंचते हैं तब भी इसी बात को दोहराते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार इतनी बार आपकी कोचिंग पर अटैक क्यों हुआ है, तो इनका कहना है कि इनकी फीस बहुत ज्यादा कम है। इनकी फीस सिर्फ 200 रुपए है और वहां पर जो भी कोचिंगें हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि 200 रुपए पढ़ाएं, क्योंकि उनके यहाँ से बच्चे सब इनके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यही विवाद का कारण है, इसलिए इनकी कोचिंग पर हमले होते हैं। बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाया। तो एक दिन हो गया, बम चला दिया गया हमारे, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है पूरा सब्जेक्ट 200 में कर ले। अब आप एक बात समझिएगा, जब भी खान सर को कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा स्टेज मिला,
तो उन्होंने वहां पर ये बात जरूर कही कि उनकी कोचिंग पर कई बार बम से हमले हुए हैं, क्योंकि उनके कोचिंग की फीस 200 रुपए है। इससे इनको क्या फायदा? इनका जबरदस्त पीआर होता है, इससे लोगों का सेंटीमेंट जुड़ता है, इससे इनके बारे में लोग सोचते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है, बहुत ही कम पैसे में पढ़ाता है, भारत में बहुत सारे बच्चे गरीब हैं, उनका उद्धार करता है, जिससे इनकी एक अच्छी इमेज बनती है। अब इसको आप इस तरीके से समझिएगा, आपने कई बार अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान के इंटरव्यू को देखा होगा, वो बताते हैं कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। अमिताभ बच्चन, जिनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जो कि एक बहुत बड़े कवि थे, उनका संबंध प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से था। शाहरुख खान एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे लोगों का आज भी वैसा बैकग्राउंड नहीं होगा। ये लोग मीडिया के सामने जो स्टोरी बताते हैं, ये इनकी रियल स्टोरी नहीं होती, ये फेक स्टोरी होती है। ये सब कुछ किया जाता है पीआर के लिए, जिससे लोग इनसे इमोशनली जुड़ सके। क्या इनकी कोचिंग पर बार बार इसीलिए हमले होते हैं क्योंकि इनकी फीस कम है? क्या सच में इनके कोचिंग के ऊपर कई बार बम से हमले हुए हैं? इसके बारे में भी कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि ये पूरी की पूरी स्टोरी गढ़ी गई है सिर्फ पीआर करने के लिए, इसमें सत्यता के पीआर की मैं एक दो और चीजें बता देता हूं जिसको आप धार्मिक एंगल से बिल्कुल नहीं देखिएगा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी रक्षाबंधन आता है तो खान सर के हाथ में इतने ज्यादा रक्षा बंधे होते हैं कि उनकी पूरी कलाई क्या पूरा हाथ भर जाता है। इसके साथ आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, जब भी महाशिवरात्रि आती है तो इनके माथे पर बहुत बड़े बड़े तिलक लगे रहते हैं। साथ में कई बार इनको आपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात करते सुना होगा, लेकिन आपने कभी भी इनको बकरीद पर, ईद पर मुस्लिम धर्म की टोपी पहने हुए नहीं देखा होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका धार्मिक एंगल से कोई लेना देना है ही नहीं, ये सिर्फ पीआर से लेना देना है। क्योंकि खान सर को भी पता है कि उनके पास क्राउड सबसे ज्यादा कहां से आती है और कैसे उनको प्रभावित किया सकता है। कि भारत में हिंदू मुस्लिम बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं और कई टीचरों से मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इस तरीके से खुद के बारे में बताते मैंने किसी को नहीं देखा। अब अगर हम खान सर के नॉलेज के बारे में बात कर लें तो उनकी कई सारी ऐसी वीडियो हैं जहां पर गलत जानकारी दी गई है। क्रिश्चियन कन्वर्जन को लेकर खान सर के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कई सारे हमको हेट कमेंट आते हैं। अभी जो पिछले साल का क्रिसमस बीता है उसी दौरान उनकी एक वीडियो आती है क्रिश्चियंस को लेके। वो कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने किसी को फोर्सली कन्वर्ट नहीं किया है, जबकि अगर आप हिस्ट्री की कोई नॉर्मल सी भी बुक उठा लेंगे और पुर्तगाली इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि गोवा में किस तरीके से पुर्तगालियों ने क्रिश्चियनिटी में लोगों को बदलने के लिए कितने ज्यादा अत्याचार किए। और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, तो तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो। टिकटॉक को लेके इनकी एक और पुरानी वीडियो है जहां पर ये बताते हैं कि भारत में टिकटॉक को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि चाइना के बारे में जो भी कुछ है, यानी कि चाइना के प्रोग्रेस के बारे में जो भी कुछ है, वहां के फुटेज भारत ना आ पाए। अमेरिका को घुटने पे ला दिया था चाइना ने, बस एक टिकटॉक के वजह से। अभी तुम्हें इंडिया में नहीं बताया गया, सरकार ने टिकटॉक को बैन इसलिए नहीं किया कि इंडिया को दिक्कत था, टिकटॉक के वजह से चाइना की प्रोग्रेस दिख जाती है, हम लोग को केवल दिखाना है पाकिस्तान की। अब आप सोचिए कितना सस्ता लॉजिक है। टिकटॉक बैन होने के बाद चाइना की बहुत सारी तस्वीरें इंडिया पहुंचती हैं और ये कोई नहीं जानता को फेसबुक से आ रही हैं, इंस्टाग्राम से आ रही हैं, यूट्यूब से आ रही हैं या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। लेकिन खान सर ने कह दिया कि टिकटॉक का बैन सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि चाइना के बारे में भारतवासी जान ना पाए, तो बहुत सारे लोग इसको सच भी मान बैठे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि उस टाइम गलवान का टेंशन चल रहा था और भारत सरकार को पता चलता है कि चाइना के कई सारे ऐप भारत में काम करते हैं जहां से इंडिया का सीक्रेट डाटा उन तक पहुंचता है। इसी कारण चाइना के सिर्फ टिकटॉक को नहीं, कई सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया था। आपने कई ऐसे फल देखे होंगे जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उसको तोड़ते हैं, उसको काटते हैं तो अंदर से कीड़े निकलते हैं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चेहरे से बहुत ही इनोसेंट दिखते हैं, उनका काम भी बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन जब उनकी हकीकत खुलती है तो ये पता चलता है कि अंदर से कितने ज्यादा बुरे हैं। आप बिल गेट्स को जानते ही होंगे, जब तक एप्स्टीन फाइल नहीं आई थी हम सब यही सोचते थे कि बिल गेट्स बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही वेलफेयर काम करता है, उसके कई सारे फाउंडेशन हैं जो गरीबों के लिए, अशिक्षितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सा काम करते हैं। लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल बाहर आती है उसके बारे में वो चीजें पता चलती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये कहना कोई आदमी अच्छा दिख रहा है, उसका पीआर बहुत तगड़ा है, बहुत से उसके फॉलोवर है, वो अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि इन चीजों का खान सर से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाए कि आखिरकार सच्चाई क्या है तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। आप खान सर और रोशन आनंद सर की कंट्रोवर्सी को किस तरीके से देखते हैं और जो भी कुछ खान सर के बारे में बाहर सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।